नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनरल अवेयरनेस से हम लोग जितने भी क्वेश्चन अब तक केवीएस एनवीएस DSSB EMIRS में पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग व्याख्या के साथ कवर कर रहे हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास से हम लोग और साथ ही विश्व इतिहास से जो क्वेश्चंस बना है और इतिहास का जो विविध वाला पोर्शन है, पूरा आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक इतिहास को जो है ख़त्म करेंगे, पूरा कवर करेंगे जितना भी क्वेश्चंस बना है। देखिए, आधुनिक इतिहास का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग जो आपको यह सभी क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है 144, यह सब क्वेश्चंस देखिए मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप लोग देखिएगा, हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम लोग इसके आगे देखिए 184 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 185 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे और साथ में विश्व इतिहास से भी जो भी क्वेश्चन बना उसको हम लोग देखेंगे और विविध वाले पोर्शन को आज हम लोग एंड करेंगे। देखिए, कुल हम लोग आज इस वीडियो में 55 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे व्याख्या के साथ। तो देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाकर देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं यह सभी केवीएस एनवीएस DSSB EMIRS इन सभी भी देखिए पूछा गया सभी PYQ है जो हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यानी कि 185 नंबर क्वेश्चन दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी की, सरोजिनी नायडू की, एनी बेसेंट की, अरुणा आसफ अली। देखिए, इजी क्वेश्चन है। तो 185 का ऑप्शन नंबर जो होगा वह देखिए इसका 20 सही होगा। सरोजिनी नायडू जो थी वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली देखिए प्रथम भारतीय महिला थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। यदि यही क्वेश्चन पूछा होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, अगर भारतीय न दिया होता तब इसका आंसर एनी बेसेंट होता जो 1917 में बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला पूछा है, तब इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोजिनी नायडू होगा, याद रखिएगा। व्याख्या देखिए दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जो 26 से 28 दिसंबर 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये भी याद रखिएगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस के प्रमुख नेता हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित न हो सका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट थी जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। जब प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब आप लोग सरोजिनी नायडू लगाइएगा, जब प्रथम महिला पूछेगा तब एनी बेसेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ? फॉर्मली यहाँ पर पूछा है, दिल्ली से कि कलकत्ता से कि पंजाब से कि महाराष्ट्र से? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन जो था इसको शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 20 होगा, कलकत्ता से शुरू किया गया था। देखिए, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि कर्जन ने बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था कर्जन के द्वारा। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार देखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एनवीएस पीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य JB कृपलानी की, गोपाल कृष्ण गोखले की, दादा भाई नौरोजी की, C राजगोपालाचारी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही होगा। दादा भाई नौरोजी जो थे यही भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 1892 में दादा भाई नौरोजी लिबरल, आप लोग इसको याद रखिएगा जरा, बहुत बार पूछा है, उदारवादी पार्टी होगा। लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले
पहले भारतीय थे। वह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए इन्होंने लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में सब फैक्ट दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। डेविड लॉर्ड जॉर्ज ने, कि एंड्रयू बोनर लॉ ने, कि हर्बर्ट हेनरी एक्सक्यूज ने, कि जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इजी क्वेश्चन है। तो देखिए 1932 में यह घोषणा किया गया था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया जिसे सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल पंचायत कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 189 नंबर निम्नलिखित स्वतंत्रता, देखिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पूछा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता था या किन्हें कहा जाता है। तो देखिए दादा भाई नौरोजी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। व्याख्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार, याद रखिएगा, 1886, 1893 और 1906 की अध्यक्षता की थी। इनके द्वारा लिखी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया थी। इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत, याद रखिएगा, इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर का PYQ और हिंदी का PYQ साथ में जनरल का PYQ कराया जा रहा है। और देखिए डेली मैं कम से कम आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, जनरल अवेयरनेस का कभी तो कंप्यूटर का, कभी कंप्यूटर का तो हिंदी का। डेली मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ। और देखिए मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि मैं जब आप लोगों का MRS का एग्ज़ाम आया था तो मैं एक कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट किया था, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट था। देखिए जो मैं पढ़ाया था TGT PGT या जो भी हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन पूछा गया था, 15 में से 14 क्वेश्चन का देखिए हम TGT PGT में प्रूफ दिए थे कि जो हम पढ़ाए थे इसी चैनल के द्वारा आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो आप लोग विश्वास के साथ चैनल से जुड़िए, अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग एग्जाम में, बढ़िया कर आएंगे। जितना PYQ कराया जा रहा है सब करते रहिए। और देखिए कंप्यूटर को मैं NCERT के द्वारा थियरी लाइन में कवर कराता हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे। सूर्यसेन थे, कि रास बिहारी बोस, की अंबिका चक्रवर्ती, की बिनाय बसु थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यह सूर्यसेन थे, चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्यसेन ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में हमला कर दिया। यही घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर हुई। 16 फरवरी 1933 ईस्वी में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा, मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था। कारखानों के कर्मचारी, की कारखानों के मालिक, के जमींदार, के किसान। तो देखिए किसान लोग ही करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हम लोग। वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई, अकाल पड़ा था। सरकार ने फिर भी किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ दिलाई। यह आंदोलन सफल रहा था। अगला क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया। हम लोग पढ़ चुके हैं, दादा भाई नौरोजी थे, तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं, दादा भाई नौरोजी थे, ये भी पढ़ चुके हैं। इनका पुस्तक क्या था।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। इस क्वेश्चन को एनवीएस में पूछा गया है। ज्योतिबा फुले ने, कि पेरियार ने, कि महात्मा गांधी ने, कि भीमराव अम्बेडकर ने। देखिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी वह भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। याद रखिएगा आप लोग, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 ईस्वी में नागपुर में की थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं तथा उनके संस्थापक भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एग्जाम में जरूर यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा। और देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सब, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं आप लोगों से कभी नहीं कहता हूं कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको देखिए हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो देखिए आप लोग बिना कहे वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता हूँ कि लाइक शेयर करने के लिए। और देखिए आप लोग लाइक करते भी नहीं हैं, और पता नहीं कौन लोग आते हैं हमारे चैनल पर डिसलाइक कर भाग जाते हैं। डेली 2-3 डिसलाइक लोग करके जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता रहता है कि वीडियो कंटेंट कैसा है, या नहीं देखते हैं। लगता है उन्हें इंतजार रहता है, पता नहीं कौन लोग हैं। आते हैं, जो मैं अपलोड करता हूँ तो डिसलाइक कर भाग जाते हैं, और ऊपर से आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं कि उन लोग को जवाब दे सकें। यदि आप लोग देखिए लाइक करेंगे तो जो डिसलाइक करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले वो डिसलाइक करते रहें, यदि आप लोग लाइक करते रहें तो। देखिए मैं इस वीडियो पर 100 लाइक का जो है टारगेट लेकर चल रहा हूँ। देखता हूँ कि 100 लोग जो है इसको पूरा करते हैं कि नहीं पूरा करते हैं। देखिए 100 लाइक आ गया तो जितने भी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सभी मैं सीरीज कंटिन्यू रखूँगा, जितना भी सीरीज है इसका आगे का। अगर आप लोग 100 लाइक कर देते हैं तो वो तो आप लोग हाथ में देखते हैं करते कि नहीं करते हैं। और देखिए आप लोग कमेंट भी किया कीजिए, वीडियो पर कमेंट भी नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च जो यात्रा है प्रारंभ की गई थी कब। 30 मार्च 1930 को, कि 5 मई 1930 को, कि 12 मार्च 1930 को, कि 26 जनवरी 1930 को। तो देखिए गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा शुरू किया गया था वह 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और देखिए 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का पूरा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए नमक सत्याग्रह के नाम से इतिहास में चर्चित दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में समाप्त हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था यात्रा? साबरमती आश्रम। तो इसको याद रखिए, बहुत लोग गलत कर देते हैं। यह साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और 1930 में दांडी में जाकर समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? पंजाब में मार्शल लॉ, की साइमन कमीशन, की इल्बर्ट बिल, की रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में ही लोग इकट्ठा हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट तथा डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तभी जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने आकर वहां पर सभा पर गोलियां चलवा दी थी, जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि आपको इन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सामुदायिक अवार्ड आएगा, कि साइमन कमीशन, की प्रथम गोलमेज सम्मेलन, की गांधी समझौता। बताइए आप लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पर साइमन कमीशन आएगा, तो सबसे पहले जो होगा बी होगा। तो देखते हैं बी किसमें दिया है, तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर ए। अभी देखिए बी होगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए प्रथम गोलमेज हुआ था 1930 में, तो यानी बी के बाद देखिए प्रथम गोलमेज कौन सा होगा, तो सी होगा। बी के बाद सी। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया, ये भी अपना होगा बी और सी होगा। और देखिए उसके बाद आप लोगों का गांधी समझौता हुआ था, कहाँ पर दिया है? डी। तो बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
देखते नीचे देखिए, साइमन कमीशन 1928 में भारत के पहुंचा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में, गांधी ऋण समझौता 1931 ईस्वी में, सामुदायिक कवाड़ 1932 ईस्वी में। तालोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किससे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने किसको पोस्ट डेटेड चेक? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की भारत सरकार अधिनियम 1935 को, कि क्रिप्स मिशन को, कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को? तो देखिए, महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड जो चेक कहा था वह क्रिप्स मिशन पर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्यों कहा था? तो देखिए, वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। याद रखिएगा अब कब आया था, 1942 में, जिसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाए जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो, तथा युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा के गठन की बात की गई, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्तावों का एकमात्र क्रियाशील पहलू केंद्र सरकार के गठन से संबंधित था, जिसे सभी शक्तियां हस्तांतरित की जानी थी, लेकिन प्रतिरक्षा विभाग पर ब्रिटिश सरकार का ही नियंत्रण बना था। इसलिए महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों को पोस्ट डेटेड चेक पर आहरित उत्तर दिनांकित, मतलब यह कहा था। आप लोग याद रखिए, हिंदी में दे दिया है बस, पोस्ट डेटेड चेक आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था, और आपको बताना है कि कब भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो देखिए, इसको जो घोषित किया गया था 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय यह घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी के, कि फॉरवर्ड ब्लॉक के, कि कांग्रेस पार्टी के, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, यह लोग स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 1923 में इन दोनों ने मिलकर किया था। व्याख्या देखते हैं कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य, मतलब ये लोग थे। स्वराज पार्टी का वह राजनीतिक, देखिए, स्वराज पार्टी वह राजनीतिक दल था जिसका उदय स्वतंत्रता संग्राम के मध्य हुआ। यह दल भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। स्वराज का अर्थ है अपना राज्य। इसी संदर्भ में मार्च 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा उनके सहयोगियों ने इलाहाबाद में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसे स्वराज पार्टी कहा गया। देखिए, इस पार्टी के अध्यक्ष CR दास थे तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। आप लोग याद रखिएगा, जो स्वराज पार्टी था इसके अध्यक्ष CR दास थे और सचिव जो थे महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? लोकमान्य तिलक, की महात्मा गांधी, कि दामोदर सावरकर, कि सुभाष चंद्र बोस? देखिए, जो BD यानी कि पूरा नाम का विनायक दामोदर सावरकर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन्हें ही पोर्ट ब्लेयर अंडमान के सेलुलर जेल में इन्हें रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। व्याख्या देखिए दिया कि दामोदर सावरकर को क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें 1911 ईस्वी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप में इसी सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया। उनकी राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय हिंदू महासभा थी। हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित सावरकर जी की मृत्यु वर्ष 1966 में मुंबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, की कॉर्नवालिस, की मिंटो, की जॉन शोर? देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। देखिए, कॉर्नवालिस को के बारे में जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। व्याख्या दिया कि वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसने बंगाल में क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। याद रखिएगा, द्वैध प्रणाली को जो समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा, क्लाइव के द्वारा यह शुरू किया गया था और समाप्त जो किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसके शासनकाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग हुआ। याद रखिएगा, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए थे? वारेन हेस्टिंग ने, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कि वेलेस्ली ने, कि विलियम बेंटिंक ने? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। देखिए, कॉर्नवालिस जो था इसी ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा।
व्याख्या देखते हैं कि कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और देखिए संधि के अनुसार क्या था कि टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उनके सहयोगियों को देना पड़ा। युद्ध के हट जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 204 नंबर क्वेश्चन है। दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की, राजेंद्र प्रसाद की, क्लीमेंट इटली की, माउंटबेटन। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। तो माउंटबेटन जो था यही स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी हुए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अब आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट का थियरी वाला पार्ट जाइए कवर करेंगे। तो देखिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास। और सबसे जो बेस्ट तरीका है स्मार्ट वर्क आप लोग करिए। जितना भी सिलेबस का आप लोगों का जितना भी जो भी सिलेबस दिया है, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, जो भी दिया हो, उन सब का आप लोग क्या करिए, PYQ बस पढ़िए। PYQ पढ़ेंगे तो एक आइडिया मिलेगा आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितना भी PYQ उसी को 2-3 बार पढ़ दीजिए, आप लोगों का एग्जाम बढ़िया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मैं भूल जाता हूँ लाइक कोई करना, बीच बीच में थोड़ा याद आता है कर देता हूँ। कह रहा है कि फतवा-ए-आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? नादिर शाह के, कि फिरोज शाह तुगलक के, कि औरंगजेब के, कि टीपू सुल्तान के। देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। औरंगजेब के समय में यह एक मुस्लिम कानून था फतवा-ए-आलमगीरी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और थोड़ा देख लीजिए जो लोग पहली बार आए हैं। फतवा-ए-आलमगीरी शरीयत कानूनों की ऐतिहासिक कृति है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? हेनरी हार्डिंग ने, कि डलहौजी ने, कि विलियम बेंटिक ने, कि मेटकाफ ने। देखिए भारत में रेलवे की जो शुरुआत की गई थी डलहौजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। NVS PGT में देखिए यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर देखिए समय दिया 1848 से 56 तक ने। भारत में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत मुंबई से ठाणे के बीच थी, मतलब इन्होंने किया था। दूसरी रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चलाई गई। डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में माना जाता है। और ये भी देखिए कि डलहौजी द्वारा विद्युत तार सेवा, शिक्षा संबंधी सुधार, सैन्य सुधार तथा व्यक्तिगत सिद्धांत आदि कार्य किए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के KVS NVS एग्जाम में हम यह देखे हैं कि हिस्ट्री के अंतर्गत देखिए प्राचीन हो गया, इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक हो गया। इसके अलावा आप लोगों से विश्व के इतिहास से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखिए आप लोग, बहुत लोग को ये भी नहीं पता होगा कि विश्व इतिहास भी आता है, लेकिन देखिए PYQ देख रहे हो तो विश्व इतिहास भी पूछा गया है। तो आप लोग सिलेबस यहाँ पर देखिए। आइए अब हम लोग विश्व इतिहास को कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया कि स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक जेम्स मिल ने 1817 में अपनी 3 खंड वाली एक विस्तृत रचना के रूप में प्रकाशित किया है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारतीय इतिहास को 3 अवधों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और देखिए हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश में बांटा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जो लोग नहीं इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, वो लोग गलत करके आएंगे। सब जानेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख मार के आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यह जेम्स मिल था, यह एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री था। इसका यह पुस्तक है, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इसने भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा था, एक हिंदू, मुस्लिम और एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश में रखा था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमुलस के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया है? रेनो की रमोना की, रोजमुंड की रोम। तो देखिए रोम यहाँ पर सही विकल्प होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो रोमुलस के नाम पर रोम शहर का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। व्याख्या देख दिया कि रोमुलस रोम का संस्थापक और इसका पहला राजा था। ये भी याद रखिए, रोमुलस जो था वो रोम का संस्थापक और इसका पहला राजा था। रोम इटली की राजधानी है जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था?
1 ईस्वी में कि 33 ईस्वी में कि 101 ईस्वी में कि 133 ईस्वी में। तो देखिए इनको 33 ईस्वी में फांसी पर चढ़ाया गया था यीशु को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा सही होगा। और देखिए यीशु मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ये भी याद रखिए, एग्जाम पूछ सकता है। यीशु मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देख दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था फ्रांसीसी क्रांति की, औद्योगिक क्रांति की, वर्साय की संधि की, लिस्बन की संधि। तो देखिए यह वर्साय की संधि था। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने का प्रमुख कारण में से एक जो था वह वर्साय की संधि था। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराता हूँ ताकि आप लोग का यह सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए। बाकी यदि आप लोगों को यह वीडियो धीरे लग रहा होगा तो 2x स्पीड कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी टाइम बचेगा। देखिए वर्साय की संधि का उल्लंघन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। वर्साय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों एवं जर्मनी के मध्य हुई, जिसे जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा गया था। इस संधि के अनुसार जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा भूभाग छोड़ना पड़ा। दूसरे राज्यों पर उसके कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई तथा जर्मनी की सेना का आकार सीमित करने के साथ साथ भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया कि ब्रिटिश चालक आपको बताना कि कौन था। 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया। डेविस कुक की, थॉमस कुक की, जॉर्ज कुक की, जेम्स कुक। देखिए किस प्रकार ऑप्शन दिया इनका नाम। तो देखिए जेम्स कुक था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा वह सही होगा। कप्तान देखिए जेम्स कुक एक ब्रिटिश खोजकर्ता, नाविक, मानचित्रकार और रॉयल नेवी के कप्तान थे। इन्होंने प्रशांत महासागर की यात्रा की और न्यू फाउंडलैंड का विस्तृत नक्शा बनाया था तथा इसी दौरान सन 1770 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप समूह की पूर्वी तटरेखा के साथ पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करने का दावा किया था। वहां के निवासियों के साथ बिना किसी वार्तालाप के आधिपत्य का दावा किया और सम्राट जॉर्ज के अधिकार की घोषणा की। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया किस वर्ष में? 1948 में कि 1965 में कि 61 में कि 1960 में? तो देखिए 1961 में पुर्तगालियों से भारत जो है गोवा को मुक्त कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 वर्षों तक शासन किया तथा 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में विलय करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। याद रखिएगा आप लोग, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया और गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 213 नंबर है। अब देखिए जो क्वेश्चन बना था आप लोगों का आधुनिक इतिहास हम लोग पूरा इंड कर चुके हैं। अब तक जितना भी क्वेश्चन आया था पूरा पढ़ लेंगे हम लोग। साथ में विश्व इतिहास के भी जो क्वेश्चन पूछा गया था पढ़ लेंगे हम लोग। अब हम लोग विविध पढ़ेंगे, जो इतिहास के अंतर्गत जो विविध सेक्शन दिया गया उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का क्वेश्चन नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं, जो यह विविध है, इतिहास का विविध है। तो इसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग पढ़े वह सभी क्वेश्चन मिक्स होगा इसमें। तो 213 नंबर क्वेश्चन यह दिया है, यवन राज्य शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजा गया था? पाटलिपुत्र कि मदुरई में कि कन्नौज में कि मघेरा में? तो देखिए इसको मघेरा में खोजा गया था। लोग याद रखिएगा, यवन राज्य शिलालेख है जिसे मघेरा वेल स्टोन शिलालेख है। याद रखिएगा, मघेरा वेल स्टोन इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के मघेरा गांव से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह शिलालेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है तथा संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। यह शिलालेख प्राचीन भारत में यवन युग को प्रकाश में लाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ देखिए शासक और वंश दिया, पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेल है। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और सातकर्णी, देखिए दोनों यहाँ पर सही होगा, दोनों सही है। कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था और सातकर्णी जो है सातवाहन वंश का, दोनों सही होगा। कुषाण वंश के बारे में देखिए थोड़ा यहाँ पर जानकारी दिया है कि कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क प्रथम भारतीय शासक था जिसने चीन के हान वंश के विजय प्राप्त की। यही है कि चीन के हान वंश के पर विजय प्राप्त की थी। कनिष्क के काल में प्रसिद्ध दार्शनिक अश्वघोष, प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन तथा प्रसिद्ध चिकित्सक चरक थे। याद रखिएगा इनको। और सातवाहन वंश के बारे में देखिए दिया कि सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान नायानिका के नासिक
अभिलेख से होता है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को किस पुत्र कहा गया है, याद रखिएगा, जिसने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन सही है। ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी, और दूसरा का दिया कि हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। तो देखिए 215 का या दोनों ही कथन सत्य दिया है कि ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। दोनों देखिए यह क्वेश्चन जो है कथन सही दिया है। व्याख्या दिया कि ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। भारत के कर्नाटक राज्य में ऐहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी, जहां उन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी के कई मंदिरों का निर्माण किया था। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, एकदम सही दिया है। देखिए 23वें थे तो गलत दिया है, अंतिम थे, 23वें नहीं थे, यह हम कह रहे हैं गलत दिया है। अब दूसरा का कह रहा है कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी होगा, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। देखिए महावीर यानी कि वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम वज्जी संघ में हुआ, जो बिहार में है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। महावीर जैन धर्म के देखिए 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे। और देखिए पहले जो तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक ऋषिदेव थे, भी आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बुद्ध के अनुसार कर्म हर एक इंसान के खुद के विचार होते हैं। हमारे विचार कर्म के हिसाब होंगे, और उन्हीं विचारों के द्वारा किया हुआ कर्म हमारे सुख दुख के लिए उत्तरदायी होंगे। दोनों कथन गलत दिया है, बाकी व्याख्या तो सही है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि किस सम्राट ने एरवियस पीजीटी में पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में गजपति साम्राज्य की स्थापना की थी। बताइए किसने किया था। खरुआ देव की, प्रतापरुद्र की, कपिलेंद्र देव की, पुरुषोत्तम देव। तो देखिए यहाँ पर कपिलेंद्र देव होगा। गजपति साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था कपिलेंद्र देव के द्वारा किया गया था। व्याख्या देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल इसका देख सकते हैं आप लोग। गजपति साम्राज्य की स्थापना सम्राट कपिलेंद्र देव ने की थी। इनके शासनकाल के दौरान साम्राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार किया गया था। इस राजवंश के महत्वपूर्ण शासक पुरुषोत्तम देव और प्रतापरुद्र देव थे। इस वंश के अंतिम शासक खरुआ देव की 1541 ईस्वी में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी और भोई वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए 218 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है। यह देखिए उपाधि दिया है। सबसे पहले लोग यह देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो आपको आ रहा है केवल वो कह दीजिए। देखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो डी का 4। देखिए अगर पहला ही मिल गया तो आप देखिए किस में दिया है, डी का 4। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मैचिंग कर लीजिए, डी का 4 और फिर देखिए सी का 3, मतलब एकदम सीरीज से होगा। गोविंद, राष्ट्रकूट वंश, आर्यभट्ट, गुप्त वंश, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। यहाँ पर वही दिया है। देखिए 219 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों को जो युग दिया है उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको ये बताना है कि सबसे पहले हर्ष संवत आया था कि कलचुरी संवत की वल्लभी की विक्रम संवत। तो देखिए आपको मैच करना है, बताइए कौन सा सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग का विक्रम संवत होगा। तो देखिए 4 नंबर जो होगा वह सबसे पहले आएगा, विक्रम संवत होगा, यहाँ पर दिया है। फिर देखिए उसके बाद कलचुरी संवत आया था, तो 4 के बाद कलचुरी कहाँ, 2। तो देखिए 4 2 3 1 होगा, विक्रम संवत, कलचुरी संवत, फिर देखिए वल्लभ संवत, तो उसके बाद हर्ष संवत आएगा। देख लीजिए इसका समय जो है। विक्रम संवत देखिए 57 ईस्वी, कलचुरी संवत 247 ईस्वी, वल्लभ संवत 319 ईस्वी, हर्ष संवत 606 ईस्वी। ईजी था, आप लोग कर सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश या साम्राज्य के काल में उनका निर्माण हुआ उनकी सूची दी गई है, कौन सा एक में सुमेलित नहीं है। हम्पी चोल, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग, खजुराहो चंदेल, महाबलीपुरम पांड्य। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए सुमेलित नहीं दिया है, बाकी सब सुमेलित दिया है। महाबलीपुरम वाला सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महाबलीपुरम देखिए एक ऐतिहासिक नगर है जो मामल्लपुरम भी कहलाता है। यह तमिलनाडु के पूर्वोत्तर यानी दक्षिण भारत में स्थित है। महाबलीपुरम धार्मिक केंद्र मंदिरों को 7वीं सदी में हिंदू पल्लव राजाओं ने स्थापित किया था। महाबलीपुरम नहीं, पल्लव राजा, यहाँ पर पांड्य नहीं होगा, पल्लव होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी सही होगा। इस क्वेश्चन में यही गलत दिया था, बाकी सब सुमेलित है।
अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिकांश भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? संस्कृत से, कि ब्राह्मी से, कि यूनानी से, कि द्रविड़ से? तो देखिए इस क्वेश्चन का बी सही होगा। अधिकांश भारतीय लिपियां जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं, तो इस क्वेश्चन का बी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग कमेंट करते हैं कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। देखिए मैं इसका पीडीएफ अभी आप लोगों को नहीं दूंगा। जैसे ही यह पूरा सीरीज हमारा एंड होगा, मैं इस वीडियो को फ्री ऑफ कास्ट में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर आप लोग जुड़े रहिएगा। जब इसका सीरीज एंड हो जाएगा तब मैं टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर ले लीजिएगा। अभी देखिए जब सीरीज का एंड होगा तब मैं दे दूंगा पीडीएफ। इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया कि ब्राह्मी भारत की प्राचीन लिपि है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में हुआ है। ब्राह्मी लिपि से कई एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई, तिब्बती तथा कोरियाई लिपि का विकास भी इसी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कालक्रम के अनुसार बताना है कि विजय, देखिए आप लोग देख ही गए हैं, चलिए सीधे हम लोग आते हैं, एक बार इस पर देखिए मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व, गुप्त साम्राज्य 240 से 550 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1650 ईस्वी। तो देखिए इसका मैचिंग था, इनका काल आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है। प्रश्न दिया है कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए तो सही दिया है। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य मिला लिया। देखिए दोनों सही दिया है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। व्याख्या देखते हैं कि हम्पी भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। हम्पी का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी से लिया गया है। हम्पी 1336 से लेकर 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर से तात्पर्य जीत के नगर से है। औरंगजेब ने 1627 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को पराजित कर गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अतः यहाँ पर देखिए दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा कथन सही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला कथन यह दिया है कि नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। देखिए यह सही दिया है। दूसरा कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का अफगान शासक था। देखिए दोनों कथन सही दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये बताना है आप लोगों को। 973 में निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में अलबरूनी का जन्म हुआ था? ताजिकिस्तान में, कि उज्बेकिस्तान में, कि तुर्कमेनिस्तान में, कि अफगानिस्तान में? देखिए अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वह उसका उज्बेकिस्तान में हुआ था। केवीएस टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। देखिए थोड़ा इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में खीवा यानी कि प्राचीन ख्वारिज्म में हुआ था। वर्तमान में यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि विषयों में रुचि थी। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसे भारत के ध्वज को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया, की सुब्रमण्यम शिव, की महात्मा गांधी, की BR अम्बेडकर? देखिए जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको जो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को जाता है। इन्होंने ही वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री 1965 में भारत में किस क्रांति को बढ़ावा दिया? लाल, की गुलाबी, की काला, की हरा? तो देखिए इन्होंने जो बढ़ावा दिया था वह हरा क्रांति पर, यानी हरित क्रांति कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने दिया था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ पर यह जो दिया है सही दिया है कि ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग था बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। और लाला लाजपत राय समाज के सक्रिय सदस्य थे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो कथन दिया है सही दिया है। सीधे हम लोग व्याख्या देखते हैं। बंगाल विभाजन की घटना 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन
लूथर किंग कहा जाता है, और लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। आप लोग याद रखिएगा, दोनों कथन सत्य दिया है। अगला देखिए पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन दिया कि चंपारण आंदोलन नील बोने वालों के खिलाफ था, देखिए सही दिया है। दूसरा का कथन है कि अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी, तो दोनों कथन यहाँ पर सही दिया है। व्याख्या देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले से प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक का अत्याचार तथा किसानों को अपनी जमीन से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना और उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे तीनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। कार्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में जमींदारी इस्तेमरारी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों और तालुकादारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। इनको कर लगान संग्रह का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को लगान प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है, NBS PGT में पूछा गया था कि उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आनंद मठ की, कपाल कुंडल की, राजसीमा की, दुर्गेश नंदिनी। देखिए यहाँ पर आनंद मठ ही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक बंगाली कथा उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। इस गीत को 24 जनवरी में मतलब 1950 को अपनाया गया था। इस गीत को पहली बार वर्ष 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया कि आपको कार्यक्रम में सही लगाना है कि बताना है कि कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ था रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, तो यहाँ पर डी नंबर सबसे पहले आएगा। रॉलेट सत्याग्रह हुआ था सबसे पहले। फिर देखिए उसके बाद आप लोगों का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब आप लोगों का बी नंबर आएगा। फिर देखिए उसके बाद आप लोगों का ए आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया आप लोगों का। तब खिलाफत आंदोलन, तब देखिए बारदोली में किसान आंदोलन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक, बारदोली में किसान आंदोलन 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ तक चली थी। देखिए बम्बई से थाने तक चली थी। इजी क्वेश्चन है, 34 किमी तक चली थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही होगा। देखिए सर वही व्याख्या दिया, डलहौजी के द्वारा चला गया था। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि खुद कास्त और पाई कास्त का प्रयोग 17वीं शताब्दी में किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता है। सैनिक की, दस्तकार की, प्रशासक की, किसान। तो देखिए खुद कास्त, पाई कास्त जो हैं यह किसानों को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। तो देखिए कह रहा है कि खुद कास्त और पाई कास्त पहले किस्म के किसान हुए थे, मतलब खुद कास्त वाले की जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी, और जबकि दूसरे यानी कि पाई कास्त हुए खेती करते हैं जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे। लोग अपनी मर्जी से पाई कास्त बनते थे। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस वर्ष में बम्बई और ठाणे के बीच हम लोग पढ़ चुके हैं 1853 में चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी तय किया गया था, तो यहाँ पर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए दूसरा रेल जो चला था रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि नेहरू युग में भारतीय विदेश नीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी। नेहरू युग में गुणनिरपेक्षता, पंचशील, दक्षिण एशियाई देशों के मध्य सहकारिता को बढ़ावा देना, शांति के लिए कार्य करना, कौन सा यहाँ पर था नेहरू युग में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर होगा, सी नंबर सही होगा। गुणनिरपेक्षता और पंचशील ये दोनों था, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 1947 से 1964 तक रहे। इन्होंने अपनी विदेश नीति में गुणनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत को अपनाया। गुणनिरपेक्षता को वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया। इसकी स्थापना 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में की गई। भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों
की शुरुआत दोस्ताना ढंग से की। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने 19 अप्रैल 1954 को पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से एक कौन जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे? गुरु नानक, सिद्धार्थ की, विष्णुवर्धन की, जय सिंह। इजी क्वेश्चन है। गुरु नानक जो थे यही सिख धर्म के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ये जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ तथा सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। गुरु का लंगर नामक भोजनालय की शुरुआत गुरु नानक ने की। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक शाह आदि नामों से संबोधित करते थे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी और दूसरा का कह रहा है कि नवंबर 1862 में रंगून जिले में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो देखिए यह दोनों कथन सही दिया है। 1801 में अवध पर सहायक संधि लगाई गई थी और नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, दोनों सही है। और देखिए अवध के नवाब ने 1801 में बेलीजली की सहायक संधि को स्वीकार किया और नवंबर 1862 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि किसने पटना यानी कि बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने, कि परवेज शाह ने, कि अलाउद्दीन खिलजी ने, कि फिरोज शाह तुगलक ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। परवेज शाह जो था इसने ही पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं कि पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में स्थित है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे परवेज शाह ने 1621 ईस्वी में करवाया था। परवेज उस वक्त बिहार था। यह इंडो इस्लामिक शैली में बनी है, इसलिए इसे संगी मस्जिद भी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज का यह आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग 54 क्वेश्चन अब तक देखिए कवर किए हैं। यह अंतिम क्वेश्चन 54 नंबर का है। आप लोगों का 54 में से जितना भी क्वेश्चन सही हुआ जरा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कितना आप लोग स्कोर कर रहे हैं। देखिए यदि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो थोड़ा मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो और भी बनाने के लिए। जब आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे अधिक से अधिक वीडियो पर, तो मैं आप लोगों के लिए हर संभव फ्री ऑफ कास्ट मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। तो यह क्वेश्चन करा कि कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पर दिया कि प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित किया गया था, सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना अबुल आज़ाद कलाम ने की थी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो कथन दिया है दोनों सही दिया है। व्याख्या देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने 31 मार्च 1867 ईस्वी को बम्बई में की थी, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1920 में हुई। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। यह वर्ष 1978 में कॉलेज बन गया। कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। तो देखिए हम लोग 54 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हम लोगों का जो इतिहास का जो सिलेबस है पूरा हम लोग इंड कर चुके हैं। और हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि हम लोग पॉलिटी हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यदि आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। इसी प्रकार का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।